और इस बीच सपा प्रत्याशियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा की लिस्ट पर एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। समाजवादी पार्टी ने दरअसल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की प्रत्याशियों लिस्ट जारी की है। आधिकारिक लिस्ट में वही नाम जो पहले ही एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताए हैं। शिवराजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रंजना मिश्रा होंगे सपा उम्मीदवार। तो वहीं रंजना के पति बबलू मिश्रा सौरभ पिछली बार सपा से इसी पद पर चुनाव लड़े थे। बिठूर नगर पंचायत के लिए प्रवेशिका शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवेशिका के पति प्रेमचंद शुक्ला वरिष्ठ सपा नेता। घाटमपुर नगर पालिका परिषद से चंद्रकांति सचान सपा प्रत्याशी बनी है। तो वहीं वरिष्ठ समाजवादी विजय सचान की पत्नी है चंद्रकांति। बिल्हौर नगर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ से आशीष सिंह यादव वही चटरू का नाम फाइनल हुआ है। आशीष के पिता निर्भय सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। मां और पिता के रूप में 2 बार घर पर बिल्लौर रही हैं नगर पंचायत की अध्यक्ष की सीट। तो जो लिस्ट एबीपी गंगा ने पहले ही दिखाई थी वो ही नाम सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में वही नाम है जो एबीपी गंगा ने पहले ही दिखाए थे। तो ऐसे में एबीपी गंगा की खबर पर मुहर भी लग गई है। एक एक करके सारे नाम भी सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। शिवराजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रंजना मिश्रा सपा उम्मीदवार होने वाली है। तो वही रंजना के पति बबलू मिश्रा जो कि पिछली बार सपा से चुनाव लड़ चुके हैं इसी पद पर। बिठूर नगर पंचायत के लिए प्रवेशिका शुक्ला को सपा ने उम्मीदवार अपना बनाया है। और इस बीच मेरठ से खबर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मवाना नगर पालिका से अयूब कालिया को टिकट दिया गया है। किठौर नगर पंचायत से रिहाना परवीन को टिकट दिया गया। वही आरएलजे जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ की पत्नी है रिहाना परवीन। सिवाल कलाक्स नगर पंचायत से शाहजहां को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व चेयरमैन महराज की पत्नी है शाहजहां। जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने ये सूची जारी की है। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मवाना नगर पालिका से अयूब कालिया को टिकट दिया गया है। तो नगर चुनाव को लेकर के यहाँ पर ये सूची जारी की गई है। 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव। 4 मई को पहला चरण है, वही 11 मई को दूसरा चरण और 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। मवाना नगर पालिका से अयूब कालिया को टिकट दिया गया है। वही आपको बता दें सिवाल खास नगर पंचायत से शाहजहां को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से शाहजहां को मैदान में उतारा गया है। पूर्व चेयरमैन महराज की पत्नी है शाहजहां। आरएलजे जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ की तरफ से ये सूची यहां पर जारी की गई है। अगली खबर मेरठ से। सपा आरएलजे गठबंधन में एक तरफ डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी दीपक गिरी ने मेरठ की मवाना सीट से चेयरमैन के लिए नामांकन कर दिया है। जिसके बाद अब सपा आरएलजे गठबंधन में अब और खींचतान होनी तय है क्योंकि इसी सीट से आरएलजे ने अयूब कालिया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अब सपा और रालोद गठबंधन के बीच तकरार बढ़ सकती है। पश्चिमी यूपी में आरएलजे ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे उनमें कई सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारकर जयंत चौधरी को सीधी चुनौती दे डाली है। इससे नाराज मेरठ की आरएलजे नेताओं ने अब मेरठ की महापौर सीट पर सपा के सामने आरएलजे प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। सपा आरएलजे में शुरू हुई इस जंग के बाद गठबंधन की 2024 की राह भी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के जो वरिष्ठ नेता हैं राममेर सिंह जी, उनसे बात कर लेता हूं। राममेर जी, क्या चल रहा है? गठबंधन धर्म तो कहता है कुछ सीटों पे आप लड़िए, कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तो आप लोग आमने सामने ही आ गए हैं। कार्यकर्ता क्या करे? राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता तो बेहद नाराज है। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक। मेरठ जैसी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का हक बनता है और उन्होंने जरूरत भी नहीं समझी। 1 हफ्ते पहले सीट डिक्लेयर कर दी। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ता हैं जरूर लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल मेयर का चुनाव लड़ेगा। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन धर्म हमारी तरफ से नहीं तोड़ा गया है, समाजवादी की तरफ से तोड़ा गया है। यदि समाजवादी को समझ में नहीं आई तो आमना सामना मुकाबला होगा। अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं। ये तो आप नेता, लेकिन क्या जो गुस्सा आप में नजर आ रहा है, एक नीचे के कार्यकर्ता भी जिससे बात करने लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं कि देख लिए क्या हो गया, कोई हम इतने कमजोर हैं। हम में तो गुस्सा कम है जितना छोटे कार्यकर्ता में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसका जवाब दिया जाएगा, आमना सामना हो जाएगा। क्या बुराई है? क्या बुराई? क्या मेयर चुनाव लड़ने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल? बिल्कुल लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को उतारा है तो उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, सीट हमारी है।
उससे कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी से। निकाय चुनाव पर यूपी भाजपा अध्यक्ष से खास बातचीत की है एबीपी गंगा ने। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 9 मेयरों के टिकट कटने पर बोले हैं भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने कहा दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मौका देना था। दूसरे चरण के लिए जल्द ही लिस्ट भी जारी करने वाले हैं। सपा गठबंधन पर हमला भी किया है। चुनाव में साथ आते हैं सीजनल लोग, भूपेंद्र चौधरी कहते हुए नजर आए। गठबंधन में दरार पर उनका कहना है कि ये सीजनल लोग हैं, केवल चुनाव के समय साथ आते हैं। वहीं उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 96 और 100 सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव गठबंधन में अपना दल इस बार भी लड़ेगा। तो दूसरे चरण के लिए जल्द ही लिस्ट जारी होने वाली है। भूपेंद्र चौधरी की तरफ से यहाँ पे कई बातें साफ कर दी गई हैं। हमने देखा कि 10 में 9 नाम बिल्कुल नए, 9 लोगों के टिकट काट दिए। इसके पीछे क्या वजह रही? कुछ आरक्षण के कारण भी परिवर्तन हुए हैं। जो पिछली बार आरक्षण के क्रम में जो सीटें निर्धारित थी, वो आरक्षण इस बार बदले हैं। जैसे पिछली बार मथुरा आगरा, मथुरा एससी में थी, अब के जनरल हो गई। आगरा पिछली बार जनरल में थी, अब के एससी हो गई। तो कुछ सीटें तो आरक्षण के कारण बदली हैं और कुछ हम लोग अपने कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देने की दृष्टि से ये निर्णय पार्टी की तरफ से आया है, उसकी सूची आई है। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया, सबने बहुत अच्छा काम किया है। उनके नेतृत्व में नगर निकायों में बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, सभासदों ने, चेयरमैन ने, सबने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन चूंकि नए लोगों को अवसर देना है, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो हम उस दिशा बढ़ना है आगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सब ये निर्णय हुए हैं। हम जो पुराने हमारे लोग हैं, हम उन लोगों का भी समायोजन करेंगे संगठन के रूप में। अन्य अन्य अवसरों पर उनकी क्षमता के अनुसार हम उनके साथ लेकर भी चलेंगे। तो सबका भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा में सबका सहयोग है। मुझे प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी से भाजपा के मेयर प्रत्याशी ने मुलाकात की है। सुषमा खरगवाल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। सीएम ने वार्ड स्तर पर संपर्क अभियान चलाने को कहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पार्षद प्रत्याशियों को वार्ड स्तर पर घर घर संपर्क करना होगा और महापौर प्रत्याशी को भी अधिकतम जनसंपर्क में सहभागिता के लिए कहा है। सीएम ने सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक संगठनों के साथ बैठक करने के साथ ही विभिन्न सामाजिक वर्गों से संपर्क तेज करने के लिए भी कहा है। बड़ी जनसभाओं में खुद उपस्थिति रहने की भी कहा है। और इसी के साथ दोनों की मुलाकात के बीच कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। इससे पहले आज सुषमा खरगवाल ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से भी मुलाकात की थी। यहां पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की और इस बीच तमाम बातें हुई हैं। सीएम योगी ने कहा है कि वार्ड स्तर पर संपर्क अभियान चलाया जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है इस बात की जानकारी दे, ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क अभियान पर फोकस करने के लिए कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और न सिर्फ पार्षद प्रत्याशियों को बल्कि महापौर प्रत्याशियों के लिए भी कहा कि आप भी लोगों के बीच पहुंचे। और इस बीच सपा के में से खबर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लगातार लोगों से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। आम जनता, व्यापारियों से मुलाकात करने में जुट गई है। अलग अलग जगह जाकर के जनसंपर्क में जुटी है वंदना मिश्रा। इफ्तार पार्टी में भी शामिल होकर के समर्थन मांगा है। विधायक माता प्रसाद पांडे, वही राष्ट्रीय सचिव मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी वंदना के साथ मौजूद रहे थे। महानगर की पेपर लीक कॉलोनी, बलदा रोड कॉलोनी, निशांतगंज बाजार में जनसंपर्क किया है। लोगों के बीच पहुंच करके आम जनता के बीच पहुंची है। व्यापारियों से मुलाकात करने में जुटी हुई है। अलग अलग जगह पहुंच रही है और लोगों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश में है। सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। लगातार लोगों से मुलाकात करने का सिलसिला उनका जारी है। इफ्तार पार्टी में भी पहुंची थी, वहां पर भी लोग शामिल होकर के समर्थन मांगा था समाजवादी पार्टी के लिए। तो वंदना मिश्रा की तरफ से अब जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है और लोगों से मिल रही है, मुलाकात कर रही है। 10 के दस्तावेज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा।
शुक्रिया। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है 10 का दस्तावेज का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रयागराज से एसीपी नरसिंह नारायण हटाए गए। नरसिंह नारायण को डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया। थाना शाहगंज और धूमनगंज के एसीपी थे नरसिंह नारायण सिंह। अब महेंद्र सिंह को प्रयागराज में एसीपी पद के लिए भेजा गया है। 43वीं वाहिनी पीएससी कानपुर से महेंद्र सिंह को प्रयागराज एसीपी पद पर भेजा गया। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। प्रयागराज से एसीपी नरसिंह नारायण को हटा दिया गया है। नरसिंह नारायण को डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। थाना शाहगंज और धूमनगंज के एसीपी थे नरसिंह नारायण सिंह और अब इन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। इनकी जगह महेंद्र सिंह को प्रयागराज में एसीपी पद पर भेजा गया। 43वीं वाहिनी पीएससी कानपुर से महेंद्र सिंह को प्रयागराज एसीपी पद पर भेजा गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतीक और अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई थी पुलिस की मौजूदगी में, उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में नोटिस भेजा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने ये नोटिस जारी किया है। यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया गया है। कस्टडी में हुई मौत पर आयोग ने जवाब तलब किया है। इसमें आयोग ने 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से जवाब यहां पर मांगा गया है। कस्टडी में हुई मौत पर आयोग ने जवाब तलब किया है और यहां पर आयोग ने 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि 1 महीने के अंदर उन्हें यह जवाब देना होगा कि कस्टडी में ही अशरफ और अतीक की मौत कैसे हो गई, उनकी हत्या कैसे कर दी गई। इसको लेकर के अब नोटिस जारी किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में यहां पर ये नोटिस जारी किया गया है। यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को इनसे जवाब तलब किया गया है कि कस्टडी में हुई मौत पर आयोग को जवाब ये देना होगा। यहाँ पर आयोग ने 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। तो आयोग की तरफ से यहाँ पर 1 महीने का समय दिया गया है यूपी डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को और कहा गया है कि इस पूरे मामले पर 1 महीने में अपना जवाब पेश करें। इस पूरे घटनाक्रम पर एसटीएफ किस तरह आगे बढ़ रही है, फरार आरोपियों पर कब तक शिकंजा कसा जाएगा, इसको लेकर एबीपी गंगा ने यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से बातचीत की है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हमारे साथ में हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तमाम ऑडियो भी सामने आ रहे हैं। असद कोई मोहम्मद मुस्लिम है जो बिल्डर हैं, उनसे बात कर रहा है। क्या सच्चाई है इन ऑडियो से? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया। इससे पहले भी तमाम ऑडियो आए कि असद से और अतीक से जेल में बात हो रही है, जेल में जब होता। इस तरह के कई ऑडियोज़ यूट्यूब पर भी हैं और उनमें कई के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो सही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अतीक ने रंगदारी मांगी थी, उनको धमकाया था, उन लोगों ने उन ऑडियोज़ को यूट्यूब पर डाल दिया। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, क्या जानकारी है सर अभी तक कहाँ पर इनकी लोकेशन मिली? ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी बार लोकेट किया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी सफलता मिलेगी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। अतीक और अशरफ के हत्यारे जो तीनों गिरफ्तार हैं, उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संपर्क? ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। चर्चा चल रही है कि वो उससे जुड़े हो सकते हैं। ये बेतुकी चर्चाओं पर हम अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं बेस कर सकते। दे हैव टू बी बेस्ड ऑन वेरी हार्ड फैक्ट्स। बाबर कानपुर का एक बदमाश सामने आया कि उन्होंने असलहे दिए थे। ये भी मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी ने सारी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात है वो भी उस चर्चा में कोई दम नहीं है। और जो कानपुर का एक अपराधी बाबर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पिस्टल दी थी तीनों शूटरों को, वो भी आधारहीन है पूरी तरह से। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच राजूपाल हत्याकांड मामले में अतीक के खिलाफ जांच करने वाले रिटायर्ड दारोगा ने बड़ा खुलासा किया है। नारायण सिंह का आरोप है कि अतीक गैंग पर कार्रवाई की वजह से उन्हें पाकिस्तान से भी धमकियां मिली थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन को मुझे दिया गया। उसमें एक अब्दुल कबीर नाम का फरार बदमाश चल रहा था, जिसको पूर्व एक
आईओ थे जितेंद्र कुमार शाही, उन्होंने लिख दिया था, उसका कोई पता तस्दीक नहीं हो रहा। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल कवी का पता लगाया और 6 मुलजिम और नए प्रकाश में आए, जिसमें ये गुड्डू मुस्लिम बमबाज भी शामिल था। अब अभी अब्दुल कवी ने जो 1 लाख का इनामी था, अभी हाल में ही 18 साल बाद CBI कोर्ट में सरेंडर किया है। ये उस समय तो बड़े छोटे छोटे मासूम लड़के थे, 10-12 साल के थे, क्योंकि अब आज वो 24-25 साल 20-22 साल के लड़के हैं, तो उस समय नाबालिग बच्चे थे, तो ये उनके साथ ही रहते थे, बाकी ऐसा क्राइम में इनका नाम नहीं था उस समय। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।